इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं, जानने वाले हैं मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन कि भाषा अर्जन क्या है, इसका क्या अर्थ है, इसकी क्या अवधारणा है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन कि भाषा अर्जन की अवधारणा की ये होता क्या है। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम अपने आसपास के वातावरण, माता पिता और अपने से बड़ों व्यक्तियों के संपर्क में रहकर भाषा को सीखते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ प्रोसेस अंडर विच वी लर्न लैंग्वेज बाय बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद आवर सराउंडिंग एनवायरनमेंट, पेरेंट्स एंड पीपल ऑर्डर देन अस। तो देखिए, यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ है कि लैंग्वेज एक्विजिशन जब बच्चा छोटा होता है, पैदा होता है, तो धीरे धीरे वो क्या करता है, भाषा कैसे सीखता है। अपने से जो बड़े आसपास के जो लोग होते हैं उनको देखता है, बोलते हुए देखता है। फिर धीरे-धीरे बोलने की कोशिश करता है, उनकी बातों को समझता है, फिर बोलने की कोशिश करता है। और फिर धीरे-धीरे बड़ा होता है तो घर वाले जो भी वर्ड्स बच्चों को बोलने के लिए बोलते हैं या बच्चा जो भी उनसे सुनता है वो धीरे-धीरे उसको रिपीट करता है, उसको बोलता है। तो इस तरह से बच्चा क्या है, भाषा को सीखता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, भाषा अर्जन या लैंग्वेज एक्विजिशन। जो बच्चा जहाँ पे पैदा होता है, जिस एनवायरनमेंट में रहता है, अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास से बच्चा खुद ही भाषा को सीखने लगता है, बोलना, सुनना। लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, इसलिए हम कह रहे हैं कि भाषा अर्जन या लैंग्वेज एक्विजिशन एक नेचुरल प्रोसेस है जो अपने आप हो रहा है। तो चाहे बच्चा किसी सोसाइटी में हो, किसी कंट्री में हो, लेकिन इस तरह से जब बच्चा पैदा होता है, अपने आसपास के लोगों को बोलता देखता है, खुद से कोशिश करता है, रिपीट करता है, बार-बार इमिटेट करता है और इस तरह से जो बच्चा है क्या करता है, लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा का अर्जन करता है। वी लर्न दिस ओनली थ्रू द पीपल अराउंड अस कि इसे हम अपने आसपास के लोगों के माध्यम से ही सीख जाते हैं। इसके लिए किसी टीचर की ज़रूरत नहीं होती, किसी स्कूल की ज़रूरत नहीं होती, किसी बुक की ज़रूरत नहीं होती। ये चीज़ें हम अपने आसपास से ही जिस एनवायरनमेंट में हम पैदा होके बड़े होते हैं, वहाँ पे हम अपने आप सीख जाते हैं। नो फॉर्मल मीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस कि इसके लिए कोई भी औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे मैंने बोला, ना स्कूल की ज़रूरत है, ना टीचर की ज़रूरत है, ना ट्यूशन टीचर की ज़रूरत है। ये चीज़ें आप जिस फैमिली में आप पैदा हो रहे हैं, ठीक है, बचपन से ही आप धीरे-धीरे अपने आप सबको देखकर ये जो भाषा है उसका अर्जन करते हैं, उसका एक्विजिशन करते हैं, खुद से आप भाषा को सीख जाते हैं। इन अ वे इट इज़ द मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज। तो कौन-सी भाषा? ठीक है, जिस हम किस भाषा का अर्जन करते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। तो हम किसका करते हैं, जो हमारी मदर टंग होती है या जो हमारी रीजनल लैंग्वेज होती है, उसी का हम क्या करते हैं, एक्विजिशन करते हैं, अर्जन करते हैं। ठीक है? तो आप जिस भी आपकी जो भी मदर टंग है, अगर आप पंजाब से रहते हैं, तो आपने कौन-सी भाषा को का एक्विजिशन किया? पंजाबी का। अगर आप साउथ में रहते हैं, तो आपने तमिल का किया होगा, आपने मलयालम का किया होगा, आपने कन्नड़ का किया होगा, आपने तेलुगु का किया होगा। ठीक है? और अगर आप उत्तर प्रदेश में, बिहार में रहते होंगे तो वहाँ पर जो रीजनल लैंग्वेज है, हिंदी है या भोजपुरी है, मैथिली है, मगही है, ठीक है? तो आपने उसका क्या किया होगा, एक्विजिशन, ठीक है? तो कौन-सी भाषा का एक्विजिशन किया जाता है, अर्जन किया जाता है, जो हमारी मदर टंग होती है या रीजनल लैंग्वेज होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज़ द फर्स्ट लैंग्वेज कि इसे हम प्रथम भाषा के रूप में भी जानते हैं। देयर इज नो नीड ऑफ बुक एंड ग्रामर इन लैंग्वेज एक्विजिशन की भाषा अर्जन में किसी भी किताब, किसी भी व्याकरण की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक बच्चा जब छोटा होता है, ठीक है, पैदा होता है, धीरे धीरे वो अपने आसपास के लोगों को देखता है बोलते हुए, ठीक है, तो फिर वो भी कोशिश करता है, तो आवाज़ें, साउंड अलग अलग तरीके के निकालता है, धीरे धीरे फिर वो बोलना शुरू करता है। तो उस टाइम तो बुक होती नहीं है, व्याकरण का कुछ मतलब ही नहीं होता, तो कैसे सीख रहा है? तो इसके लिए किसी बुक की जरूरत नहीं है, किसी व्याकरण की जरूरत नहीं है। बच्चा अपने सराउंडिंग में आसपास के लोगों को देखकर और खुद से प्रैक्टिस करके ही लैंग्वेज एक्विजिशन करता है, भाषा का अर्जन करता है। अगर हम इसके मीनिंग की बात करें, ठीक है, तो हम चॉम्स्की की बात करते हैं। तो चॉम्स्की ने क्या कहा, द एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज इज इनेट इन चिल्ड्रन एंड दे आर बोर्न विद द पावर ऑफ रिकग्नाइज द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। कि चॉम्स्की क्या कहते हैं कि भाषा अर्जन की जो क्षमता है बालकों में जन्मजात होती है, बचपन से ही होती है, और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होता है। तो मतलब जो ये लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा अर्जन की बात कर रहे हैं, ये जो शक्ति है, ये जो बच्चों में पावर है, ये बाय इनेट, ये जन्मजात ही होती है।
अकॉर्डिंग टू वास्की, कि वास्की ने इस बारे में क्या कहा है, द चाइल्ड एक्वायर लैंग्वेज थ्रू द एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी, कि बालक जो जब पैदा होता है तो अपने जो सराउंडिंग में, अपने सोसाइटी में, ठीक है, अपने एनवायरनमेंट में ही भाषा का अर्जन करता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि लैंग्वेज एक्विजिशन या भाषा अर्जन क्या है। अब हम इसके मेथड्स की भी बात कर लेते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले सरलता से, सहजता से सीखता है। जैसे मैंने आपको बताया, बच्चा पैदा होता है, धीरे धीरे अपने आसपास लोगों को देखता है, ठीक है, लोग उसको पुकारते हैं, और बच्चा भी फिर धीरे धीरे अलग अलग साउंड निकालता है, धीरे धीरे फिर शब्दों को बोलना सीखता है, ठीक है। फिर घर वाले, मतलब जो भी फैमिली मेंबर्स जो भी बोलते हैं, जो भी बच्चा साउंड सुनता है उसको बोलने की कोशिश करता है। तो इस तरह से धीरे धीरे सहजता से बच्चा क्या करता है, लैंग्वेज एक्विजिशन। फिर इमिटेशन, अनुकरण, फैमिली के मेंबर्स, ठीक है, आसपास के लोग, फैमिली, सोसाइटी, जो लोग उसको शब्द बोलने को बोलते हैं, बच्चा फिर उसको क्या करता है, इमिटेट करता है, अनुकरण के माध्यम से सीखता है। प्रैक्टिस, इमिटेट कर रहा है, बार बार प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद रिपीट, प्रैक्टिस कर रहा है, कोई नया शब्द बच्चे ने सुना, ठीक है, उसका अनुकरण किया, फिर उसकी प्रैक्टिस की, और फिर बार बार उसको रिपीट कर रहा है। तो इस तरह से बच्चा क्या कर रहा है कि लैंग्वेज का एक्विजिशन कर रहा है, भाषा का अर्जन कर रहा है। तो एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है, जिसको समझने में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी, क्योंकि आप सबने भी तो अपनी मदर टंग, जो मातृभाषा है, उसका एक्विजिशन, उसका अर्जन किया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग, कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बीच में क्या अंतर होता है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर हम कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग की बात बात करें, भाषा अधिगम की बात करें, तो देखिए, जब हम भाषा की बात करते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं, तो लैंग्वेज इज़ द मीडियम थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स, की भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो इसलिए लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड अ मीडियम फॉर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, की भाषा को विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भी कहा जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं लर्निंग की, जब हम बात करते हैं अधिगम की, तो लर्निंग इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज और स्किल बाय रीडिंग, प्रैक्टिसिंग और एक्सपीरियंसिंग, की अधिगम को हम क्या कह रहे हैं, कि जो भी हम नॉलेज जो है वो गेन कर रहे हैं, ठीक है, हम कैसे कर रहे हैं, प्रैक्टिस करके कर रहे हैं, रीड रीड करके कर रहे हैं, एक्सपीरियंस के द्वारा कर रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें लैंग्वेज लर्निंग की, तो लैंग्वेज लर्निंग मीन्स एक्वायरिंग नॉलेज और स्किल ऑफ लैंग्वेज थ्रू रीडिंग, प्रैक्टिसिंग एंड एक्सपीरियंसिंग, की भाषा अधिगम का मतलब हुआ पठन, अभ्यास या अनुभव करके भाषा का ज्ञान प्राप्त करना, उसको सीखना। तो भाषा या लैंग्वेज स्किल, ठीक है। तो लैंग्वेज लर्निंग मेनली टेक्स प्लेस इन स्कूल विद द हेल्प ऑफ टीचर। तो जब हम लैंग्वेज लर्निंग की बात कर रहे हैं ना, तो लैंग्वेज लर्निंग कहाँ पे हो रहा है, लैंग्वेज लर्निंग जो है स्कूल में टीचर्स की सहायता से, एक्सपर्ट की सहायता से होता है। लेकिन जब हम लैंग्वेज एक्विजिशन की बात करते हैं, भाषा अर्जन की बात करते हैं, तो लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ प्रोसेस अंडर विच वी लर्न लैंग्वेज बाय बीइंग इन कांटेक्ट विथ आवर सराउंडिंग एनवायरनमेंट, पेरेंट्स एंड पीपल अदर देन अस, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं एक्विजिशन में, हम बच्चा जब पैदा होता है तो अपने घर की फैमिली के मेंबर की सहायता से, अपने नेबरहुड से वो लैंग्वेज को एक्विजिशन करता है, उसका अर्जन करता है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो अपने आप होती है। वी लर्न दिस ओनली थ्रू द पीपल अराउंड अस। इसमें हम जो भाषा सीख रहे हैं अपने आसपास के लोगों की सहायता से सीख रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग में दोनों के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो देखिए, जब हम लैंग्वेज लर्निंग की बात करते हैं, तो दिस इज मेनली फॉर्मल एजुकेशन। ये फॉर्मल एजुकेशन है, मतलब जो कहाँ पे हो रही है, जो स्कूल में हो रही है। बच्चा लैंग्वेज को कहाँ लर्न कर रहा है, स्कूल में कर रहा है, ठीक है, टीचर्स की हेल्प से, एक्सपर्ट्स की हेल्प से कर रहा है। लेकिन जब हम लैंग्वेज एक्विजिशन की बात करते हैं, तो दिस इज मेनली इनफॉर्मल लर्निंग। इनफॉर्मल का मतलब है जो घर और आस पड़ोस में होती है। तो बच्चा यहाँ पर जो भाषा जो है वो कहाँ पे सीख रहा है, बच्चा अपने घर परिवार और आस पड़ोस में भाषा सीखता है। तो लैंग्वेज जो एक्विजिशन होती है, भाषा अर्जन, वो बच्चे की अपनी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, जिसको हम मदर टंग भी कहते हैं। और लैंग्वेज लर्निंग मेनली हम जो सेकेंड लैंग्वेज होती है उसको हम कहते हैं, जो बच्चा स्कूल में आकर सीखता है।
लैंग्वेज लर्निंग इज एन एजुकेशनल प्रोसेस, की एक शैक्षिक प्रक्रिया है जो स्कूल्स में होती है, ठीक है। लेकिन लैंग्वेज एक्विजिशन की बात करते हैं, एक नेचुरल प्रोसेस, जो बच्चा जब पैदा होकर धीरे धीरे बढ़ता है तो ये अपने आप आस पड़ोस के लोगों को देखकर, ठीक है, वो चीज़ों को सीखता है। लैंग्वेज इज ए टॉट थ्रू ग्रामेटिकल रूल्स की, जब हम भाषा की बात करते हैं ना लैंग्वेज लर्निंग की, तो यहाँ पर ग्रामेटिकल रूल्स, व्याकरण नियम द्वारा भाषा सिखाई जाती है। लेकिन जब लैंग्वेज एक्विजिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चा छोटा है, धीरे धीरे देख रहा है, बोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, बोल रहा है अपने आसपास के लोगों की हेल्प से, तो यहाँ पर ग्रामेटिकल रूल्स बिल्कुल नहीं चलते। यहाँ पर मेन होता है कि बच्चा बोलना सीख जाए, सुनना सीख जाए, समझना सीख जाए। इट इज़ रिलेटेड टू सेकेंड लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज लर्निंग की बात करें तो इसका संबंध सेकेंड लैंग्वेज से होता है। लेकिन लैंग्वेज एक्विजिशन की अगर हम बात करें तो इसका संबंध किससे होता है, हमारी प्रथम भाषा से होता है। थ्रू लैंग्वेज लर्निंग वी लर्न टू रीड एंड राइट, भाषा अधिगम के द्वारा हम पढ़ना और लिखना सीखते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन की, तो देखिए ये डिफरेंस याद रखना कि भाषा लर्निंग के द्वारा हम भाषा को पढ़ना लिखना सीखते हैं, तो भाषा अर्जन के द्वारा हम बोलना और समझना भी सीख जाते हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसा नहीं कि जैसे मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज लर्निंग जो है, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन हमारी फर्स्ट भाषा, ये हमारी फर्स्ट भाषा ही होती है, ठीक है, हमेशा। लेकिन लैंग्वेज लर्निंग में जब हम स्कूल्स में जाते हैं तो फर्स्ट भाषा के भी हम ग्रामेटिकल रूल्स वहाँ पे लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो लर्निंग में फर्स्ट भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन आमतौर पर हम देखें तो लैंग्वेज जो लर्न, जो हम एक नई चीज़ें सीख रहे हैं, वो हम सेकंड भाषा के संदर्भ में इसको बोलते हैं। बुक्स एंड ग्रामर आर नीडेड टू लर्न अ लैंग्वेज, भाषा अधिगम में किताब और व्याकरण की जरूरत पड़ती है, और यह टीचर्स की हेल्प से, शिक्षकों की सहायता से सीखी जाती है। लेकिन लैंग्वेज एक्विजिशन में बुक्स की, ग्रामर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ये बच्चा अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से ही सीखता है। तो यहाँ पर हमने बात की कि लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग दोनों में क्या डिफरेंस है। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में हम जानेंगे, बात करेंगे लिसनिंग स्किल के बारे में कि लिसनिंग स्किल क्या है, और हम बात करेंगे काइंड्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ लिसनिंग स्किल कि इसके कौन कौन से प्रकार हैं, इसकी क्या क्या रणनीतियां हैं। तो देखिए जब हम लिसनिंग की बात करते हैं ना और लिसनिंग स्किल की बात करते हैं तो दो अलग चीज़ है। लिसनिंग का मतलब है कि आपने कुछ सुना, एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। दिन में आप हजारों तरह की आवाज़ें सुनते हैं, ठीक है। आप घर में रहते हैं, बाहर से अलग अलग तरह की आवाज़ आती है, आप बहुत सारी आवाज़ों को सुनते हैं, लेकिन हर किसी पे ध्यान नहीं देते, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। लेकिन जब हम लिसनिंग स्किल की बात करते हैं ना, तो बातों को ध्यान से सुनना, सुनकर समझना और एक कंक्लूजन तक पहुंचना, उसे हम कहते हैं लिसनिंग स्किल। तो आज के इस वीडियो में हम लिसनिंग स्किल के बारे में जानेंगे, समझेंगे और बात करेंगे कि इसके प्रकार कौन कौन से हैं, और लास्ट में कि बच्चों की जो लिसनिंग स्किल है, ठीक है, वो किस तरह से डेवलप की जा सकती है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लिसनिंग स्किल की कि लिसनिंग क्या है, तो लिसनिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन लर्निंग लैंग्वेज, की भाषा को सीखने का पहला चरण है। क्यों पहला चरण है लिसनिंग? क्योंकि छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तो स्टार्टिंग में क्या वो बोलने लगते हैं? नहीं बोलने लगते। भाषा कैसे सीखते हैं? पहले वो सुनते हैं, और फिर धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो फिर सुनी हुई चीज को बोलने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि लिसनिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन लर्निंग लैंग्वेज, की भाषा सीखने का जो पहला चरण है वो क्या है? लिसनिंग है। इसीलिए इट इज ऑल्सो द फर्स्ट ऑफ द फोर लिंग्विस्टिक स्किल। इसलिए चारों भाषाई जो कौशल है उसमें सबसे पहला जो नंबर आता है वो किसका आता है? लिसनिंग का आता है। तो जब हम फोर लैंग्वेज स्किल की बात करते हैं ना, तो चाहे हम लिसनिंग की बात करें, चाहे हम स्पीकिंग की बात करें, चाहे हम रीडिंग की बात करें, चाहे राइटिंग की बात करें, तो उनमें पहला नंबर जो है लिसनिंग का आता है। लिसनिंग स्किल इज रिलेटेड टू ईयर्स, की इसका संबंध किससे है? हमारे कानों से है। लिसनिंग स्किल कैन बी कॉल्ड लिसनिंग प्रोफिशिएंसी। देखिए जब हम प्रोफिशिएंसी लगाते हैं ना, तो यहाँ पे सिर्फ आम तरीके का सुनना नहीं होता, मतलब एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, तो ये सिर्फ लिसनिंग होगा। लेकिन जब हम स्किल की बात करें तो यहाँ पे प्रोफिशिएंसी आ रहा है। सामने वालों की बात का आप ध्यान से सुनो, कहना क्या चाह रहा है, ठीक है, उसको सुनो, एनालाइज करो, एक कंक्लूजन तक पहुंचो, ठीक है। तो सुनना, सुनकर समझना, उसे हम कहेंगे लिसनिंग स्किल। It is important for listening skill that when we listen to someone, we should take a decision only after listening till the end with full patience। कि देखिए
जब भी लिसनिंग स्किल के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, जब भी आप सामने वाला आपसे कुछ बोल रहा है तो आप उसकी बातों को पूरे ध्यान से सुनें, पेशेंस के साथ सुनें और जब सामने वाले की बात खत्म हो जाए फिर अपनी बातों को रखें। तो लिसनिंग स्किल की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, इस चीज़ का ध्यान देना है, ठीक है? कि सामने वाले की बातों को आप पूरा सुनें, ये नहीं कि सामने वाला बोल रहा है बीच में ही आपने टोकना शुरू कर दिया, नहीं। सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनना है, पूरा सुनना है, उसके बाद फिर अपनी आपको रिस्पॉन्स करना है। तो स्कूल में हम देखते हैं कि बच्चों की लिसनिंग स्किल डेवलप करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती है, चाहे हम बात करें पोएट्री की बात करें, स्टोरी की बात करें, स्पीच की बात करें, डिबेट की बात करें, कन्वर्सेशन की बात करें, तो इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती है ताकि बच्चों की लिसनिंग स्किल डेवलप हो सके। लिसनिंग हेल्प्स इन द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन की जो लिसनिंग होती है, सुनना होता है, बच्चों के बौद्धिक विकास में सहायक होता है और एक अच्छा लिसनर ही एक अच्छा स्पीकर बन सकता है। आप चीज़ों को ध्यान से सुनते हैं, ठीक है? तभी आप चीज़ों को समझेंगे, तभी आपकी नॉलेज जो होगी बढ़ेगी, तभी आप अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। तो अ गुड लिसनर कैन ओनली अ बिग सॉरी अ गुड लिसनर कैन ओनली बिकम अ गुड स्पीकर कि एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बन सकता है। अब अगर हम बात करें काइंड्स ऑफ लिसनिंग श्रवण के प्रकार, तो इसके प्रकार कौन-कौन से हैं? ठीक है? तो श्रवण भी अलग-अलग तरीके से होता है। लिसनिंग की बात करें इसके भी अलग-अलग तरीके हैं, कौन से हैं? तो डिस्क्रिमिनेटिव है, कॉम्प्रिहेंसिव है, क्रिटिकल है, इन्फॉर्मेशनल है, बायस्ड है, सिम्पैथेटिक है, एम्पैथेटिक है, तो ये अलग-अलग प्रकार हैं। तो चलो हम एक-एक करके इन पे बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग की बात करें, तो देखिए एक एग्ज़ाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं। कभी भी छोटे बच्चों को देखो, ठीक है? तो बच्चा जब पैदा होता है तो क्या वो बोलने लगता है पैदा होते ही? नहीं। तो आपकी बातों को कैसे समझता है? ठीक है? आप अलग-अलग इशारों से, फेशियल एक्सप्रेशन से बच्चों को आप हँसाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? आप कभी मंकी की तरह फेस बनाते हैं, ठीक है? कभी रोने वाला फेस बनाते हैं, कभी स्माइली फेस बनाते हैं, ठीक है? तो इससे क्या आप अब बच्चों को क्या है कि आप उनको अपनी बातों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको हँसाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपको उस टाइम पता है कि बच्चा आप बोलोगे तो बच्चा वो चीज़ें समझ नहीं पाएगा। तो आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, बॉडी लैंग्वेज है, बच्चा उन चीज़ों से आपकी जो बात है वो समझने की कोशिश करता है, ठीक है? उन चीज़ों को देखता है। तो जब हम डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग की बात करते हैं ना, तो यू यूज़ दिस टाइप ऑफ लिसनिंग बिफोर यू इवन नो हाउ टू अंडरस्टैंड वर्ड्स कि इस तरह की लिसनिंग का प्रयोग कब किया जाता है जब आपको वर्ड के बारे में नहीं पता होता। जैसे छोटा बच्चा है उसको भाषा नहीं आती, बोलना नहीं आ रहा, उस टाइम उसको सुनना नहीं आता, समझना नहीं आता, फिर आप इस तरह की डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग का उपयोग करते हो। तो इसमें शब्दों की बजाय आवाज़ के स्वर, मौखिक संकेत, ध्वनि में अन्य परिवर्तन का उपयोग किया जाता है। तो ये तो छोटे बच्चे का एक एग्जाम्पल है और एक और एग्जाम्पल आप इसका ले सकते हैं कि मान लो आपको इंग्लिश नहीं आती या आपको तमिल नहीं आती और आपने अपना टीवी ऑन कर लिया, मोबाइल में ऑन कर लिया, उसमें कोई आपने तमिल मूवी लगा दी। तमिल में आ रहा है, ठीक है? लेकिन आपको तो तमिल आती नहीं, तो फिर आप वहाँ पे जो भी कैरेक्टर हैं, जो भी अलग-अलग पात्र हैं, उनके जो एक्सप्रेशंस हैं, हाव-भाव हैं, उससे आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज का नहीं पता, लेकिन आप सामने वाले के एक्सप्रेशन से, हाव-भाव से, बॉडी लैंग्वेज से उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। लेकिन जब हम कॉम्प्रिहेंसिव की बात करते हैं ना, तो अब धीरे-धीरे जब बच्चा बड़ा हो रहा है, उसकी लैंग्वेज स्किल डेवलप होने लगी है, ठीक है? तो फिर कॉम्प्रिहेंसिव आता है। आप जब छोटा बच्चा धीरे-धीरे भाषा को सुनना, समझना सीखता है, तो आप उसको कोई भी शब्द बोलते हो, कोई भी वाक्य बोलते हो, तो बच्चा उसको समझने की कोशिश करता है और कभी बच्चे को ना समझ में आए, तो फिर से आपसे पूछता है। तो कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग रिक्वायर्स लैंग्वेज स्किल कि इसको समझने के लिए, इसको सुनने के लिए भाषा कौशल की आवश्यकता होती है। दिस टाइप ऑफ लिसनिंग एबिलिटी यूजुअली डेवलप्स इन चाइल्डहुड कि बचपन में इस तरह की जो लिसनिंग एबिलिटी है डेवलप होती है। बच्चे यह समझने के लिए व्यापक श्रवण का उपयोग करते हैं कि कोई क्या कह रहा है। शब्दों का विश्लेषण करने और संदेश को समझने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव जो लिसनिंग है उसका उपयोग किया जाता है। तो छोटे बच्चा जब धीरे-धीरे भाषा सीखने लगता है, आप उसको कुछ बोलते हैं तो उसको समझने की कोशिश करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। लेकिन जब हम क्रिटिकल लिसनिंग की बात करते हैं ना, तो देखिए एक सिंपल सा इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं। आपने कोर्ट में मूवीज़ में अक्सर आपने कोर्ट का सीन देखा होगा, अदालतों का सीन देखा होगा। तो जो भी हम बात करते हैं कटघरे में जो गवाह है, ठीक है? या जो क्रिमिनल है वो खड़ा होता है और जो भी अपनी बात बोलता है, तो जज और जो लॉयर होते हैं उसको बहुत ध्यान से सुनते हैं, ठीक है?
उसकी एक-एक बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं, उसको नोट करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। तो इस तरह की जो लिसनिंग को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल लिसनिंग। इन्फॉर्मेशन इज़ एनालाइज्ड थ्रू क्रिटिकल लिसनिंग की आलोचनात्मक श्रवण द्वारा जानकारी का यहाँ पे विश्लेषण किया जा रहा है। आप चीज़ों को सुन रहे हो, ठीक है? लेकिन सुनने के साथ-साथ आप उसको एनालाइज़ कर रहे हो, उसका विश्लेषण कर रहे हो। तो द यूज़ ऑफ क्रिटिकल लिसनिंग गोज़ डीपर दैन कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। यू कैन यूज क्रिटिकल लिसनिंग टू इवेल्युएट इन्फॉर्मेशन, कि आप जानकारी का मूल्यांकन करने के लिए भी आलोचनात्मक श्रवण का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशनल लिसनिंग, तो देखिए इस इमेज से भी आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जा रहा होगा कि इंफॉर्मेशनल लिसनिंग क्या है। तो इंफॉर्मेशनल लिसनिंग इज यूज टू अंडरस्टैंड एंड रिटेन इंफॉर्मेशन, की जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है उसको आप रिटेन करने के लिए, उसको समझने के लिए आप इंफॉर्मेशनल लिसनिंग, इस तरह की लिसनिंग आप करते हैं, ठीक है? तो इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं। वर्क ट्रेनिंग की बात करें, चाहे लिसनिंग टू एन एजुकेशनल ई बुक की बात करें, चाहे हम कोचिंग की बात करें, क्लासेस की बात करें, तो वहाँ पर इस तरह की लिसनिंग होती है। आप वहाँ पे क्यों सुन रहे होते हैं? कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसको रिटेन करने के लिए, उन चीज़ों को समझने के लिए। फिर हम बायस लिसनिंग की बात करते हैं, तो देखिए बहुत बार आपके साथ ऐसा भी होता है कि कोई सामने वाला कोई आपको ऐसी बात बता रहा है जो आपके काम की नहीं है या जो आप नहीं सुनना चाहते, ठीक है? तो आप उसको एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, ठीक है? आप केवल वही चीज़ें सुनना पसंद करते हैं जो आपके काम की है, ठीक है? तो इसलिए हम इसको सेलेक्टिव लिसनिंग भी कहते हैं और इसे बायस लिसनिंग भी कहा जाता है। फिर अगर हम सिम्पैथेटिक लिसनिंग की बात करें, सहानुभूति पूर्वक श्रवण, तो मतलब क्या होता है, ठीक है? तो सहानुभूति पूर्वक सुनना भावना से प्रेरित होता है। तो यहाँ यहाँ का मेन सेंटर क्या है? इमोशन, ठीक है? इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द मैसेज स्पोकन थ्रू वर्ड्स, द लिसनर फोकस ऑन द फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ द स्पीकर, कि इसमें क्या होता है कि आप सामने वाले की वर्ड्स पे ध्यान देने की बजाय आप उसके इमोशंस पर ध्यान दे रहे हो, आप उसकी फीलिंग पर ध्यान दे रहे हो, जैसे इस इमेज में भी आपको देखने को मिल रहा है। तो बाय यूजिंग सिम्पैथेटिक लिसनिंग यू कैन प्रोवाइड द सपोर्ट द स्पीकर नीड्स, ठीक है? कि इस तरह की लिसनिंग थे, सामने वाला जो बोल रहा है वो अपने दुख के बारे में बोल रहा है, ठीक है? तो उसकी एक तरह से आप उसको एक इमोशनल सपोर्ट प्रदान करने की कोशिश करते हो, उसकी बातों को समझने की कोशिश करते हो, आप उसके वर्ड से ज़्यादा उसकी भावना पर ज़्यादा ध्यान देते हो। लेकिन देखिए जब हम सिम्पैथेटिक की बात करते हैं और इसके बाद जब हम बात करते हैं एम्पैथेटिक की, तो दोनों में क्या फ़र्क होता है? सिम्पैथेटिक, ठीक है, हम सहानुभूति की बात कर रहे हैं, लेकिन जब एम्पैथेटिक की बात करें तो समानुभूति, मतलब सामने वाले के दुःख को भी आप, उसके दुःख में तो आप ठीक है उसकी बात सुन रहे हो, लेकिन उसके दुःख को अपना दुःख मान लेना। आप ऐसा फ़ील करना कि वो जो परेशान है वो दुःख आपका खुद का है। तो इसे हम क्या कहेंगे? एम्पैथेटिक कहेंगे। तो एम्पैथेटिक लिसनिंग इज़ यूज़फुल टू हेल्प यू सी फ्रॉम अदर पीपल्स पर्सपेक्टिव, कि इसमें क्या होता है, आप दूसरे लोगों के दृष्टिकोण को देखने का, समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है? और इसमें एक चीज़ जो मेन जो मैंने आपसे बताई, यू कैन आल्सो ट्राई टू इमेजिन योरसेल्फ इन द अदर पर्सन, जो उनका दुःख है, ठीक है? आप स्वयं को दूसरे व्यक्ति के स्थान पे कल्पना करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो सिम्पैथेटिक है उससे एक जो अलग क्या हो जाता है कि यहाँ पे आप दूसरे पर्सन, जो सामने वाला का दुःख है, आप ऐसा समझते हैं कि वो दुःख आपका है। तो यहाँ पर आप दूसरे व्यक्ति के स्थान पर खुद को कल्पना करने का प्रयास करते हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजीज टू डेवलप लिसनिंग स्किल, श्रवण कौशल को विकसित करने की क्या-क्या रणनीतियाँ हो सकती हैं। तो किस तरह से ड्रामा, स्टेजिंग है, सॉन्ग एंड पोएट्री रेसिटेशन है, अंताक्षरी है, न्यूज़पेपर रीडिंग है, रेडियो है, टीवी है, सिनेमा है। तो अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि यार न्यूज़पेपर रीडिंग से किस तरह से लिसनिंग स्किल हो सकती है? तो देख अक्सर स्कूल में आपने देखा होगा कि स्टेज पे बच्चों से न्यूज़पेपर रीडिंग करवाते हैं, तो रीडिंग एक बच्चा करता है लेकिन बाकी बच्चे ध्यान से उसको सुन रहे होते हैं, ठीक है? तो सुनने वालों की तो लिसनिंग स्किल है वो डेवलप होगी। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर है, स्टोरी टेलिंग एंड लिसनिंग, डिक्टेशन जो बच्चों को कराया जाता है, डिबेट, डिस्कशन, ये अलग-अलग तरीके हैं जिसके माध्यम से बच्चों की जो लिसनिंग स्किल है उसको डेवलप किया जा सकता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अक्सर लोगों को बोलते सुना होगा। किसी के बोलने का तरीका आपको बहुत अच्छा लगता है, किसी के बोलने का तरीका आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
अगर किसी के बोलने का तरीका बहुत अच्छा है तो लोगों की तरफ लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। जैसे हम पॉलिटिशियन देखते हैं, नेता लोग देखते हैं, इनके बोलने का तरीका इतना अच्छा होता है कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और यहीं अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो देखिए मार्केटिंग में भी बोलना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि पूरी जो मार्केटिंग है इसी के कारण, इसी की वजह से होती है। जो जितना अच्छा बोलता है वो उतना अच्छा कमाता है। टीचर की भी बात करें तो क्लास में अगर टीचर की स्पीकिंग स्किल अच्छी है तभी वो बच्चों को अपनी बातों को समझा सकता है, बता सकता है। तो इसलिए स्पीकिंग की अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। स्पीकिंग, आप कहीं इंटरव्यू में जाओ, आपकी स्पीकिंग स्किल अच्छी है, आप अपने बातों को अच्छे से बता सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, तभी सामने वाला भी उससे इंप्रेस होकर आपको जॉब के लिए रख सकता है। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी स्पीकिंग स्किल की बात करेंगे, जिसको हिंदी में हम कहेंगे बोलने की कुशलता। तो हम देखेंगे इसके फंक्शन क्या क्या हैं और इसका डेवलपमेंट किस तरह से हो सकता है, कौन कौन सी एक्टिविटी के थ्रू स्पीकिंग स्किल को डेवलप किया जा सकता है। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर हम स्पीकिंग स्किल की बात करें, बोलने की कुशलता की बात करेंगे, तो स्पीकिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस वेयर इंफॉर्मेशन इज शेयर। की बोलना एक संवादात्मक प्रक्रिया है जहां जानकारी साझा की जाती है। स्पीकिंग स्किल्स गिव अ पर्सन द नॉलेज टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। की स्पीकिंग स्किल क्या बताता है? ठीक है, हमें बताता है, हमें सिखाता है कि हमें किस तरह से बोलना है, प्रभावी तरीके से बोलना है। देखिए दो बात आप इसको याद रखिएगा। एक होता है स्पीकिंग, सिर्फ बोल देना, कुछ भी बोल देना। लेकिन जब हम स्किल की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे प्रोफिशिएंसी आ जाती है, यहाँ पे कुशलता आ जाती है, सही तरीके से बोलना, वर्ड्स का ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा तेज नहीं बोलना, बहुत ज़्यादा आराम से नहीं बोलना। ठीक है। बोलते टाइम जो ग्रामर है उसका ध्यान रखना। तो जब हम स्किल की बात करते हैं ना, तो मतलब बोल सही तरीके से बोलना, सिर्फ बोलना नहीं, सही तरीके से और बोलना। ठीक है। थ्रू दिस स्किल अ पर्सन लर्न्स टू स्पीक इफेक्टिवली। कि इस कौशल के द्वारा व्यक्ति प्रभावी तरीके से बोलना सीखता है। दिस स्किल डेवलप इन चिल्ड्रन ड्यूरिंग स्कूल। कि हम देखते हैं कि बच्चा स्कूल टाइम में, जब बच्चा स्कूल जाता है तो धीरे धीरे स्कूल में ही बच्चों की जो स्पीकिंग स्किल है ये डेवलप होती है। तो यहाँ पर दो चीजें आपने सीखी, स्पीकिंग अलग है और स्पीकिंग स्किल, दोनों चीज अलग बात है। बोल तो हर कोई लेता है, लेकिन बोलने की जो क्षमता होती है, जो स्किल होती है, वो हर किसी के पास नहीं होती। This skill gives us the ability to communicate information in a way that the listener can understand। कि यह कौशल हमें जानकारी को इस तरह से संप्रेषित करने की क्षमता देता है कि सामने वाला उसको समझ सके। इट इज इंपॉर्टेंट टू डेवलप बोथ स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। कि अगर हम चाहते हैं कि हम सही से बात करें, ठीक है, एक अच्छी बातचीत हो, तो उसके लिए स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों ही बहुत जरूरी हैं। अगर हम अब बात करें द फोर एलिमेंट्स ऑफ स्पीकिंग स्किल की, बोलने के कौशल की जो चार जो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। ठीक है। आप अच्छे तरीके से बोलना चाहते हैं ना, तो ये चीजें जरूरी है, बोलना और स्किल। ठीक है। स्पीकिंग और स्पीकिंग स्किल, इनमें जो एक बहुत बड़ा जो अंतर होता है इन्हीं चीज का होता है। बोल तो कोई हर कोई लेता है, लेकिन जब हम कहते हैं कि एक जो अच्छा वक्ता है, एक अच्छा जो स्पीकर है, उसमें क्या खासियत होती है, ये जो फोर जो हम बात करें, एलिमेंट्स बात कर रहे हैं उसकी, स्पीकिंग में आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। वोकैबुलरी, शब्दावली। ठीक है। आपके पास जितनी ज़्यादा शब्दावली होगी, वोकैबुलरी होगी, आप उतने अच्छे से बोल सकते हैं, अच्छे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ग्रामर का पता होगा तो सही तरीके से बोल सकते हैं, और साथ ही साथ प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। ठीक है। और फ्लुएंसी, फ्लुएंसी होनी चाहिए। यही तो चार चीज़ें हैं जो आपको बाकी और लोग हैं उनसे अलग बनाती है। ठीक है। तो हम कहते हैं ना कि एक अच्छा स्पीकर, एक अच्छे स्पीकर में एक जो क्वालिटी होती है उसमें होती है, तभी उसकी जो बोलने की जो क्षमता होती है, जो कुशलता होती है, बाकियों से अलग होती है। तो मतलब सिर्फ बोल देना और स्पीकिंग स्किल, ठीक है, बोलने का कौशल, ये दो अलग चीज है। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्पीकिंग, बोलने के कार्य। तो देखिए बोलने का तो दुनिया भर का कार्य है, बिना बोलने के तो कोई काम चल ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे जो हम बात करेंगे, आप इससे भी ज़्यादा बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है। कन्वर्जेशन बातचीत के लिए होता है। एक्सप्लेनेशन एंड डिस्क्रिप्शन व्याख्यान वर्णन के लिए हम बोलते हैं। स्टोरी टेलिंग, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग भाव अभिव्यक्ति के लिए। टीचिंग के लिए, बिजनेस के लिए। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन आंसर। तो इन चीज़ों में बोलने का प्रयोग होता है। फंक्शन ऑफ स्पीकिंग, इसके अलावा दुनिया भर में कोई भी काम नहीं है, ज़्यादातर मोस्टली है कि उनमें बोलने ही बोलना है। ठीक है।
अब हम बात करते हैं एक्टिविटीज़ टू डेवलप स्पीकिंग स्किल कि जो स्पीकिंग स्किल है, बोलने का जो कौशल है, उसको विकसित करने की कौन-कौन सी जो गतिविधियाँ हैं वो कराई जा सकती हैं। तो रीडिंग अलाउड, सस्वर वाचन, क्वेश्चन आंसर, प्रश्नोत्तर, स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनना, सुनाना, पिक्चर डिस्क्रिप्शन। अक्सर बच्चों को सामने पिक्चर दिखाई जाती है और बच्चों से कहा जाता है छोटी क्लासेस में कि चलो इस पिक्चर को देखकर तुम बोलो तुम्हें क्या-क्या पिक्चर में दिख रहा है। अंताक्षरी। इसके अलावा डिबेट हो सकता है, स्पीच है, ड्रामा है, डायलॉग है, डिस्कशन है, ये सारे के सारे जो तरीके हैं जिसके माध्यम से बच्चों की जो स्पीकिंग स्किल है, ठीक है? उनके जो बोलने का जो कौशल है उसको विकसित किया जा सकता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं रीडिंग स्किल के बारे में कि रीडिंग स्किल क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, स्ट्रेटजीज क्या-क्या हैं एंड प्री एंड पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज। तो वीडियो में इन सभी पॉइंट्स पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे रीडिंग स्किल के बारे में कि रीडिंग स्किल क्या है। तो रीडिंग स्किल कंट्रीब्यूट टू अ चाइल्ड्स रीडिंग एबिलिटी कि पढ़ने का कौशल, बच्चे की जो पढ़ने की जो क्षमता है उसमें योगदान देता है, उसको बढ़ाता है। रीडिंग मीन्स रीडिंग द रिटन मटेरियल एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स मीनिंग कि रीडिंग का मतलब क्या है कि जो लिखा हुआ जो मटेरियल है, ठीक है, उसको पढ़ना, उसको समझना, उसका अर्थ निकालना, यही तो रीडिंग स्किल है। इट इज नेसेसरी टू एक्वायर मीनिंग इन द एक्ट ऑफ रीडिंग कि पठन क्रिया में अर्थ ग्रहण करना आवश्यक होता है। ये नहीं कि सिर्फ आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ ही रहे हो, ठीक है। जब हम रीडिंग स्किल की बात करते हैं, देखो यहाँ पे भी रीडिंग अलग है, रीडिंग का मतलब है पढ़ना। लेकिन जब हम रीडिंग स्किल की बात कर रहे हैं, पढ़ना और पढ़ी हुई चीज का अर्थ निकालना, ठीक है, तब हम उसको कहेंगे रीडिंग स्किल। उसको समझना कि जो आप पढ़ रहे हो है क्या, उसका अर्थ निकालना, उसको इवेल्युएट करना। दिस इंक्लूड्स थिंग लाइक आइडेंटिफाइंग, अंडरस्टैंडिंग एंड इवेल्युएटिंग स्क्रिप्ट सिंबल्स की इसमें क्या क्या चीज आ रही है, जो चिन्ह है, जो लिपि है, उनको पहचानना, समझना तथा मूल्यांकन। ये सारी की सारी जो चीज है रीडिंग स्किल में आती हैं, तभी तो हम इसको रीडिंग स्किल कह रहे हैं। बस अगर रीडिंग की बात करें तो रीडिंग का मतलब है पढ़ना, ठीक है, फिर चाहे सही पढ़ो चाहे गलत पढ़ो जैसे भी। लेकिन जब हम रीडिंग स्किल की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर सिर्फ पढ़ना ही नहीं रह जाता, पढ़ना, समझना, उसको इवेल्युएट करना, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं द फॉलोइंग थिंग्स आर इंक्लूडेड अंडर रीडिंग स्किल की। जब हम रीडिंग स्किल की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफाइंग साउंड सिंबल बाय लुकिंग एट देम कि ध्वनि के प्रतीक वर्णों को देखकर उनको पहचानना। जब आप अपनी टेक्स्ट बुक लेते हैं तो उसमें जो भी आप वर्ड्स देखते हैं तो उनको देखना, उनको पहचानना। ठीक से पहचानोगे तभी तो पढ़ पाओगे। रीडिंग बाय डिवाइडिंग वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल यूनिट्स की जो वर्ड हैं उनको अलग अलग सार्थक शब्दों में बांटकर उसको पढ़ना। कई बार हम पढ़ने के लिए जाते हैं लेकिन हमें ठीक से वर्ड्स ही नहीं पता होते। हम जब आप कोई भी एक लाइन बोलते हैं तो अलग अलग जो वर्ड्स होते हैं उनको सही तरह से जोड़कर ही आप एक लाइन बोल पाते हैं। लेकिन अगर आप वो जोड़ ही नहीं पाते लाइन को, ठीक, आप ठीक से बोल ही नहीं पाते, ठीक है, तो फिर आप पढ़ेंगे कैसे। अंडरस्टैंडिंग द आइडियाज ऑफ द मटेरियल रीड कि पठित सामग्री के विचारों को समझना। आप जो पढ़ रहे हो, आपने टेक्स्ट बुक उठाई, इसमें जो आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ना नहीं, उसको समझना कि लिखा क्या हुआ है, जो राइटर है वो बताना क्या चाह रहा है। एक्सेप्टिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट की संदर्भ के अनुसार शब्दों का भाव ग्रहण करना। जैसे हम चाहे इंग्लिश की बात करें, हिंदी की बात करें, अलग अलग पॉइंट्स पढ़ते हैं, अलग अलग स्टोरी पढ़ते हैं, ठीक है, उपन्यास पढ़ते हैं, तो उसमें जो भी जब हम उसको पढ़ते हैं तो ये भी हमें समझना होता है कि जब जिस राइटर ने लिखा है तो उसका भाव क्या था, उसने ऐसा क्यों लिखा। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। इसके अलावा दिस इज द बेस्ट मीन ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट कि अगर हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करें कि रीडिंग स्किल के इंपॉर्टेंस क्या क्या है, इसका महत्व क्या क्या है, तो दिस इज द बेस्ट मीन ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट कि ये व्यक्ति के विकास का श्रेष्ठतम साधन है। क्योंकि इसके द्वारा हम अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा जो नॉलेज है इन्हेंस हो रहा है, हमारी जो ज्ञान है उसमें वृद्धि हो रही है, तो हमारे विकास का श्रेष्ठतम साधन है। दिस इज द की टू एक्वायरिंग नॉलेज की यह ज्ञान अर्जन की कुंजी है। क्योंकि पढ़कर रोजाना हम मोबाइल में जो न्यूज़ होता है उसमें पढ़ते हैं, टीवी में जो न्यूज़ आते हैं सुनते भी हैं, उसको पढ़ते भी हैं, ठीक है, लाइब्रेरी में जाके बुक्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो इससे क्या है कि एक्वायरिंग नॉलेज की हमें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। इट इज़ नीडेड इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ की
इसकी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यकता पड़ती है। देखो, अगर मान लो आपको पढ़ने ना आता हो तो आपकी लाइफ कैसी होगी? ठीक है? आपको यही नहीं पता चलेगा कि 500 का नोट कौन-सा है, 100 का नोट कौन-सा है, ठीक है? ठीक से। डेली एक्सपीरियंस में तो आप उसको जान जाओगे, ठीक है? और अगर आप मेट्रो में जा रहे हो, बस में जा रहे हो तो कौन-सी बस कहाँ जाएगी, कौन-सी मेट्रो कहाँ जाएगी, आपको कैसे पता चलेगा? तो बिना, अगर आपको पढ़ने नहीं आता होगा तो आप अपना मोबाइल कैसे यूज़ करोगे? आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किसको कॉल करना है, किसकी कॉल आ रही है, ठीक है? तो अगर हम ये मान के चलें, ये देखें कि अगर हमें पढ़ने ना आता हो तो हमारी लाइफ़ जो है कितनी अधूरी है, उसके बिना तो हम अपनी ठीक से सर्वाइव ही नहीं कर सकते। इट इज ओनली थ्रू रीडिंग दैट द चाइल्ड बिकम्स फेमिलियर विद द एंटायर वर्ल्ड, कि पठन के द्वारा ही हम पूरे दुनिया से परिचित होते हैं, ठीक है? ना आपने ना मैंने पूरी दुनिया हमने नहीं घूमी, लेकिन हमने किताबों में पढ़ा, ठीक है? हमने समझा और हमें पूरी दुनिया के बारे में हमें पता है। तो इसी के द्वारा हमें पूरी दुनिया, उसके जो कल्चर है, जो सोसाइटी है, लोग हैं, उसके बारे में पता चलता है। रीडिंग इज हेल्पफुल इन अटेनिंग एजुकेशन, की पठन शिक्षा प्राप्ति में सहायक है। द आइडिया ऑफ स्कूल इज इनकम्प्लीट विदाउट रीडिंग, की पठन के बिना तो स्कूल की कल्पना ही नहीं की जा सकती। ना बुक होगी, ना कुछ होगा, तो फिर पढ़ेगा क्या, कैसे पढ़ेंगे? पठन के द्वारा अशिक्षितों को भी लाभ पहुंचाया जा सकता है। देखो, जिनको पढ़ना नहीं आता हो, ठीक है, आप उनको पढ़कर भी उनको चीज़ों को सुना सकते हो, बता सकते हो। और विदाउट रीडिंग स्किल वन कैन नेदर बिकम अ गुड स्पीकर नॉर अ गुड राइटर, बिना ठीक से पढ़े, बिना चीज़ों को समझे, ना आप एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, ना एक आप अच्छे राइटर बन सकते हैं, ठीक है? अब अगर हम टाइप्स ऑफ रीडिंग स्किल की बात करें, पठन कौशल के प्रकार की बात करें, तो देखिए इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, जब हम पढ़ने की बात करते हैं, रीडिंग की बात करते हैं, तो रीडिंग अलाउड, कि लाउड रीडिंग, ठीक है? तो क्लास में अक्सर आपने देखा होगा कि जो टीचर्स जो करवाते हैं रीडिंग, एक हम चाहे पर्सनल रीडिंग की बात करें, ग्रुप रीडिंग की बात करें, क्लास में अक्सर हम ये भी देखते हैं, आप इंडिविजुअल भी पढ़ते हैं, ठीक है? और छोटी क्लासेस में देखा है तो बच्चों को ग्रुप में भी पढ़ाते हैं, ठीक है? बच्चे पूरी क्लास में एक साथ एक ग्रुप में पढ़ते हैं, ताकि उनकी जो, चाहे हम स्पीकिंग स्किल की बात करें, अच्छी हो और बेहतर हो सके, और साथ ही साथ बच्चे ठीक से पढ़ सकें, शब्दों को ठीक से पहचान कर सकें, शब्दों को ठीक से उसका उच्चारण कर सकें, उसको पढ़ सकें। तो पर्सनल रीडिंग भी होती है जब हम इंडिविजुअल करते हैं, और ग्रुप रीडिंग होती है जब ग्रुप में करते हैं, ठीक है? इसके अलावा धीरे-धीरे जब हम बड़े होते हैं तो साइलेंट रीडिंग भी हम स्टार्ट कर देते हैं, मतलब मन में पढ़ना। और मन में भी हम 2 तरीके से पढ़ते हैं, डीप रीडिंग और फास्ट रीडिंग, ठीक है? डीप रीडिंग, जैसे आप मान लो आपका एग्जाम हो रहा है, ठीक है? आपने अपनी जो बुक्स है, अलग अलग लैंग्वेज एक्रॉस करिकुलम है, चाहे फिलोसफी की बात करें, आपने उसको उठाया और मन में उसको आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो उसको आप आराम आराम से पढ़ते हो, ठीक है? बार बार पढ़ते हो। लेकिन जब हम फास्ट रीडिंग की बात करते हैं, तो जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, नोवेल पढ़ते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको तेजी से हम पढ़ते हैं, उसको फास्ट पढ़ते हैं, ठीक है? तो इसको हम कहते हैं फास्ट रीडिंग। फिर हम प्रूफ रीडिंग की बात करते हैं, तो प्रूफ रीडिंग क्यों की जाती है? डिटेक्टिंग टाइपोग्राफिकल एरर्स, कि जब हम किसी बुक्स को, किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं, तो इसके द्वारा हम उसकी जो गलतियां हैं, जो एरर्स है, उसका पता लगाते हैं। और स्पीड रीडिंग, तो अक्सर इंक्रीजिंग रीडिंग स्पीड, की रीडिंग स्पीड को जो आपकी रीडिंग स्पीड है उसको बढ़ाने के लिए इस तरह की स्पीड रीडिंग करवाई जाती है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजीज ऑफ रीडिंग, कि पढ़ने की क्या क्या रणनीतियां हो सकती हैं। तो देखिए, रणनीतियां तो बहुत सारी हो सकती है बच्चों को पढ़ाने की, किन किन तरीकों से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। तो देखो, क्लास में हम क्या कर सकते हैं, शब्दों को पढ़ना और फिर शब्दों को जोड़कर वाक्य की संरचना करना। अक्सर आप क्या कर सकते हो कि बोर्ड पर आप कुछ शब्दों को लिख सकते हो, फिर बच्चों से कह सकते हो कि अच्छा, इनको आप पढ़ो, ठीक है? और फिर आप बच्चों से कह सकते हो कि इन शब्दों को, अलग अलग शब्द आपने लिख दिया, आप इनको जोड़ो और इससे आप क्या करो, सेंटेंस बनाओ, वाक्य की रचना करो, ठीक है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव एक्टिविटी, की पढ़कर समझने वाली गतिविधि। अब क्या है कि पढ़ना और पढ़कर समझना, ठीक है? कि पढ़ो और इसमें क्या लिखा है आप बताओ। तो इस तरह से भी हम क्लास में करवा सकते हैं। इससे क्या होगा, बच्चा ध्यान से पढ़ेगा, ठीक है? गेटिंग चिल्ड्रन टू डू रीडिंग एक्टिविटीज विद देयर क्लासमेट्स, की हाँ, बच्चों को उनके सहपाठी संग पठन क्रिया करवाना। कि क्लास में क्या है कि बच्चों से बोलो कि आप अपने जो आपके जो क्लासमेट्स हैं, आप इनके साथ पढ़ो। तो ये भी है कि मान लो एक को ठीक से पढ़ना नहीं आता, दूसरे को ठीक से पढ़ना आता, तो दोनों साथ पढ़ेंगे तो बच्चा क्या है, एक दूसरे को भी ठीक से जो भी एरर है बताकर उसकी जो एरर है ठीक कर सकता है। इसके अलावा पढ़ने के लिए हम अगर मशीन की बात करें, तो यहाँ पे चाहे हम
आ, जो क्लास में जैसे स्मार्ट बोर्ड होते हैं, तो वहाँ पे टीवी होती है, ठीक है। वहाँ पे स्मार्ट बोर्ड और इस तरह से है, प्रोजेक्टर है, तो इनका भी हम हेल्प ले सकते हैं। इनके द्वारा भी बच्चों को हम ठीक से पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। इसके अलावा कई जगह लैंग्वेज लैब भी होती हैं, तो उनमें वहाँ पे भी हम वहाँ पे जो टूल्स होते हैं उसका यूज कर सकते हैं। और बच्चों की जो भी पढ़ने की जो एरर्स है, ठीक है, ठीक से पढ़ना, तो उनकी जो एरर्स को हम दूर कर सकते हैं, ठीक है, खत्म कर सकते हैं और बच्चों को ठीक से पढ़ना सिखा सकते हैं। इसके अलावा चिल्ड्रन सॉन्ग, तो जैसे नर्सरी राइम्स होती हैं, बाल गीत होते हैं, इसके द्वारा भी बच्चों को पढ़ने के लिए बोलना, ठीक है। धीरे धीरे जब बच्चा पढ़ने लगता है तो धीरे धीरे इस तरह की एक्टिविटी कराई जा सकती है। रीडिंग स्टोरी, कहानी पढ़कर सुनाना, और आइडेंटिफाइंग द रिटन लेटर्स, की जो भी लिखे हुए शब्द हैं उनको पढ़ना, उनकी पहचान करना, ठीक है, अक्षरों की पहचान करना, शब्दों की पहचान करना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाई जा सकती है, जिससे बच्चों की जो रीडिंग स्किल है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो सकती है, ठीक है। बच्चे और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। अब अगर हम प्रोसेस ऑफ रीडिंग की बात करें, तो देखिए पठन जो प्रक्रिया होती है, रीडिंग जो होती है, ठीक है, इसका भी एक प्रोसेस होता है। The process of reading is the cognitive process of reading, understanding, assimilating, evaluating and remembering what is written in a text। की यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे पढ़ना, समझना, assimilating, evaluating and remembering, कि जो भी आप टेक्स्ट को पढ़ रहे हो, ठीक है, उसको पढ़ना, उसको समझना, उसको इवेल्युएट करना, उसको याद करना, इस सारी की सारी जो है चीज़ें हैं, प्रोसेस ऑफ रीडिंग का पार्ट है। तो यहाँ पे तीन चीज़ें आती हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ रीडिंग में इसको तीन अलग अलग स्टेप्स में इसको बांटा गया है। पहला है प्री रीडिंग एक्टिविटी, दूसरा है थ्रू रीडिंग एक्टिविटी, और तीसरा है पोस्ट रीडिंग, की पढ़ने से पहले क्या क्या एक्टिविटी की जा सकती है, पढ़ने के दौरान और पढ़ने के बाद। तो एक एक करके हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले जब हम प्री रीडिंग एक्टिविटी की बात करते हैं ना, तो आप बच्चों को कोई चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, कुछ पढ़ाने जा रहे हैं, तो उससे पहले मेंटली बच्चों को हमें क्या करना है, तैयार करना है। आप बच्चों को बता सकते हो कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं और पढ़कर बच्चों को कैसे मजा आएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से बच्चों को पहले से मेंटली, मतलब मानसिक रूप से बच्चों को आप तैयार कर सकते हो कि आज हम पढ़ेंगे, आज जो हम पढ़ने वाले हैं इससे हम ये चीजें सीखेंगे, आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेगी, आपको नई नई बातें सीखने को मिलेगी। तो इससे क्या होगा, बच्चा मानसिक रूप से तैयार हो जाएगा। तो दिस लेवल हेल्प चिल्ड्रन टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर रीडिंग, कि इस स्तर पर बच्चा मानसिक रूप से पढ़ने के लिए पहले तैयार होता है। ऐसा नहीं कि आप सीधा क्लास में जाके बुक्स ओपन करके पढ़ाने लगो, तो ऐसे में बच्चा मेंटली प्रिपेयर नहीं होता। लेकिन जब प्री रीडिंग एक्टिविटी है कि हम पहले से प्लान करके जाते हैं कि किस तरह से रीडिंग के लिए हम बच्चों को तैयार करेंगे, उससे रिलेटेड आप स्टोरी सुना सकते हैं, कोई कहानी सुना सकते हैं, कोई पोयम सुना सकते हैं, और इस तरह से बच्चा जब मेंटली प्रिपेयर हो जाए तो फिर आप पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। फिर थ्रू रीडिंग, अब जब बच्चा पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो एट दिस लेवल द टेक्स्ट इज मेड टू रीड टू द स्टूडेंट इन डिफरेंट वे, कि हम बच्चों को अलग अलग तरीके से भी पढ़ा सकते हैं। हम बच्चों को इंडिविजुअली क्लास में पढ़ा सकते हैं, हम बच्चों को पूरे ग्रुप में पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये थ्रू रीडिंग एक्टिविटी है कि बच्चा क्लास में पढ़ेगा, कोई भी उसकी राइटिंग मिस्टेक होगी आप उसको ठीक कर देंगे, ठीक है। साथ ही साथ फिर लास्ट में आता है पोस्ट रीडिंग, पठन के बाद। अब मान लो पढ़ भी लिया, तो अब उसके बाद क्या होगा, तो अक्सर आप देखते हो ना कि क्लास में जब भी कोई चैप्टर खत्म हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम उसका इवेल्युएशन करते हैं कि हमने उससे क्या सीखा, हमें उससे क्या क्या चीजें समझ में आई। और मान लो वो चैप्टर खत्म होने के बाद भी हमें लगता है कि हमें समझ में नहीं आता, हम फिर से रीडिंग करते हैं, ठीक है, उसको हम फिर से पढ़ते हैं। तो इट इन्वॉल्व्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड इवेल्युएशन, जिसमें आलोचनात्मक सोच और मूल्यांकन शामिल है। एट दिस स्टेज स्टूडेंट डिस्क्राइब देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर, कि इस स्तर पे विद्यार्थी पाठ के बारे में अपनी समझ का वर्णन करता है। इस स्तर पर यह निर्धारित करने में मदद मिलती है कि कहानी के बारे में आपकी जो प्रारंभिक भविष्यवाणी सही है कि यानी जो हमने बच्चों को शुरू में बताया था कि आपको पढ़ के बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो इसी स्टेज पे तो आप इस चीज को इवेल्युएट करते हो, क्या सच में बच्चों ने सीखा, क्या सच में बच्चों को मजा आया। तो इस तरह से हमने रीडिंग प्रोसेस में देखा कि इसके स्टेजेस है। पहला प्री रीडिंग, दूसरा थ्रू रीडिंग, और तीसरा पोस्ट रीडिंग, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
इस वीडियो में हम जानेंगे, बात करेंगे राइटिंग स्किल के बारे में कि राइटिंग स्किल होती क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं राइटिंग स्किल के बारे में, लेखन कौशल के बारे में कि है क्या। When language is expressed in written form, it is called writing skill। कि भाषा को जब लिखित रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे लेखन कौशल कहा जाता है। Writing skill include all the knowledge and abilities related to expressing yourself through the written word। की लेखन कौशल में लिखित शब्द के माध्यम से स्वयं को व्यक्त करने से संबंधित सभी ज्ञान और क्षमताएं शामिल हैं। इट इज अ साउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिटन लैंग्वेज थ्रू ग्रामर, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन। की यहाँ पर अगर हम बात करें तो व्याकरण, वर्तनी और विराम चिन्ह के माध्यम से लिखित भाषा की अच्छी समझ है। तो देखिए, आपकी लिखित भाषा की अगर हम बात करें, रिटन लैंग्वेज की, आपकी जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, समझ होगी, उतने ही अच्छे तरीके से आप अपने विचारों को लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं, जैसे अभी एग्जाम चल रहा है, आपको आता सब कुछ है लेकिन नंबर कम आते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी आपकी नॉलेज है, जो माइंड में है, आप उसको ठीक से रिटन फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको आता कम है लेकिन वो बहुत अच्छा लिख देते हैं, क्योंकि जो भी इनके आइडियाज होते हैं, विचार होते हैं, उसको रिटन फॉर्म में बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर देते हैं और उनके नंबर भी बहुत अच्छे आ जाते हैं। ठीक है। तो राइटिंग स्किल की हम बात करें तो क्या है, ये आपके भावों को, विचारों को व्यक्त करने का एक अच्छा तरीका है। लेकिन जब हम स्किल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ग्रामर का ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको स्पेलिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे जो विराम चिन्ह है आपको उनका ध्यान रखना पड़ेगा। आपको सही तरीके से आपको लिखना होगा। फिर हम बात करते हैं राइटिंग प्रोसेस, लेखन प्रक्रिया की। तो देखिए, लिखने की भी एक, लेखन की भी एक अपनी प्रक्रिया होती है। जब कोई किसी टॉपिक के बारे में लिखता है तो देखिए, सबसे पहला काम क्या होता है, प्री राइटिंग। ऐसे ही नहीं कि आपने कुछ सोचा तुरंत आपने लिख दिया। प्री राइटिंग, पूर्व लेखन। इसमें क्या होता है, आपको जो कुछ लिखना है उसके बारे में आप विचार करोगे, सोचोगे कि मुझे क्या लिखना है। ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी यहाँ पे, आप उसको आउटलाइन करोगे। ठीक है। आपको जिस बारे में भी लिखना है आप उस पर रिसर्च करोगे, डिस्कवरी करोगे, वो कंटेंट को इकट्ठा करोगे। ठीक है। अब आपने कंटेंट इकट्ठा कर लिया तो फिर सेकंड स्टेप क्या आ जाता है, आप उसको ड्राफ्ट करोगे, उसका प्रारूपण करोगे। राइटिंग द मटेरियल इन इट्स इंटेंडेड फॉर्मेट। की सामग्री को उसके इच्छित रूप में, प्रारूप में आप लिखोगे, जैसा आप लिखना चाहते हो उसको लिखोगे, ड्राफ्ट करोगे। और उसके बाद जो भी आपने ड्राफ्ट किया है उसको संशोधित करोगे, रिवाइज करोगे। उसमें देखोगे कि जितना है इतना कंटेंट इनफ है, उसमें कुछ और ऐड करने की जरूरत तो नहीं है, कुछ और रिमूव करने की जरूरत तो नहीं है। जब इतना हो जाएगा फिर उसके बाद जब एडिटिंग आता है तो यहाँ पर देखा जाता है कोई स्पेलिंग एरर तो नहीं है, कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है, और फिर लास्ट में क्या होता है, पब्लिश होता है। ठीक है। तो ये राइटिंग का प्रोसेस है, लेखन की प्रक्रिया है। उसके बाद अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ राइटिंग, लेखन के प्रकार, तो देखिए, लिखने के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। ठीक है। कौन कौन से प्रकार होते हैं, एक्सपोजिटरी राइटिंग, परसुएसिव राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, नैरेटिव राइटिंग की अलग अलग प्रकार है। ठीक है। तो एक एक करके हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम व्याख्यात्मक लेख या एक्सपोजिटरी राइटिंग की बात करें तो ये होता क्या है। तो देखिए, ये राइटिंग एक सिंपल से समझ सकते हैं कि यहाँ पर फैक्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है। यहाँ पर लॉजिक, यहाँ पर फैक्ट्स, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो इन दिस अ टॉपिक विल बी प्रेजेंटेड इन अ लॉजिकल सीक्वेंस विदाउट रेफरेंस टू द पर्सनल ओपिनियन ऑफ द ऑथर। यहाँ पे ऑथर का, लिखने वाले का अपना पर्सनल ओपिनियन, उसको यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। यहाँ पर जो भी लिखा जाता है, ठीक है, वो एक फैक्ट के बेस पर होता है। तो आप को जब इस तरह की जब आप राइटिंग लिखते हैं ना, तो उसमें आपको अपने विचार, ठीक है, नहीं लिखने पड़ते। आप जो कुछ लिखोगे, जो कुछ बताओगे, वो फैक्ट पे बेस होगा। ठीक है। एक्सप्लोरेटरी राइटिंग कैन बी फाउंड इन टेक्स्ट बुक, जर्नलिज्म। जर्नलिज्म में भी अगर बात करें, पत्रकारिता में भी बात करें, तो यहाँ पे देखिए, ओपिनियन एंड एडिटोरियल आर्टिकल, इन दोनों को नहीं रखा गया है क्योंकि ये फैक्ट पे बेस है। इसके अलावा बिजनेस राइटिंग हो सकता है, टेक्निकल राइटिंग हो सकता है, ऐसे एंड इंस्ट्रक्शन। तो इन चीज़ों में एक्सप्लोरेटरी जो राइटिंग है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और अब अगर हम सेकंड बात करें, परसुएसिव राइटिंग, तो बिल्कुल ही एक्सप्लोरेटरी का यहाँ पर अपोजिट है। वहाँ पे एक्सप्लोरेटरी में पर्सनल ओपिनियन को इंपॉर्टेंस, वैल्यू बिल्कुल नहीं दी गई। लेकिन जब हम पर्सुएसिव राइटिंग की बात करें तो यहाँ पर जो पर्सनल ओपिनियन है उससे जो ये लेख है, वो राइटिंग है, वो प्रभावित होती है। तो द एम ऑफ पर्सुएसिव राइटिंग और आर्गुमेंटेशन इज टू इन्फ्लुएंस द रीडर टू अज्यूम द ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू।
ठीक है। अक्सर आपने न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि अगर आपने हमारा इस प्रोडक्ट को यूज़ किया, ठीक है, तो आपकी जो क्या होते हैं कि आपके जो बाल हैं, हेयर हैं, वो बहुत जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आपको इस तरह से देखने को मिलते हैं जहाँ पे लिखने वाला, ठीक है, लिखने वाला क्या करता है, आपको अट्रैक्ट करता है। तो इसमें भी तो यही चीज की जा रही है कि द ऑथर विल एक्सप्रेस पर्सनल ओपिनियन इन द पीस एंड आर हिम और हरसेल्फ विथ एविडेंस सो दैट द रीडर विल एग्री विथ हर हिम और हर, ठीक है, कि लेखक में व्यक्तिगत राय व्यक्त करेगा और खुद को सबूतों से लैस करेगा ताकि पाठक उससे सहमत हो जाए। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, इसमें हम देखते हैं कि परसुएसिव राइटिंग कैन बी फाउंड इन एडवर्टाइजिंग में आता है, ओपिनियन होता है, ठीक है, सबका अपना पर्सनल ओपिनियन होता है, एडिटोरियल होता है। न्यूज़पेपर में अक्सर आप देखोगे कि एडिटोरियल एक अलग होता है, वहाँ पे सब अपनी पर्सनल राय देते हैं। इसके अलावा जो ब्लॉग्स होते हैं वहाँ पर, ठीक है, रिव्यू हो गया, जॉब एप्लीकेशन हो गया, तो इन चीज़ों में जो परसुएसिव राइटिंग है उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अ नंबर ऑफ स्टेटमेंट इन दिस पैराग्राफ आर ओपिनियन रेदर देन फैक्ट, यहाँ पर फैक्ट को इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही, यहाँ पे मेन जो है सबका अपना व्यक्तिगत ओपिनियन है। फिर हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, विवरणात्मक लेखन। तो ये क्या होता है, इट्स पर्पज इज टू हेल्प द रीडर विजुलाइज अ कैरेक्टर, इवेंट एंड प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पर किन चीजों को ज्यादा फोकस किया जा रहा है, द ऑथर माइट डिस्क्राइब द सीन इन टर्म्स ऑफ ऑल फाइव सेंसेस। तो यहाँ पर जो फाइव सेंसेस है उसका ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है। मतलब ये क्या है, यहाँ पे विजुलाइज करना है, यहाँ पे इमेजिन करना है, इमेजिनरी जो हमारी जो है ये शक्ति है, जो क्षमता है, वहां पर इस पर इसमें उस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य पाठक को किसी चरित्र, किसी घटना या स्थान की कल्पना करने में मदद करना है। मान लो ताजमहल की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी झरने की बात की जा रही है, किसी झील की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे फिक्शन पोएट्री हो गई, एडवर्टाइजिंग जर्नल हो गया, डायरी राइटिंग हो गया। तो इसका उद्देश्य पाठक को किसी चरित्र, घटना और स्थान की कल्पना करने में मदद करना। तो इसलिए जब कल्पना की बात आती है, विजुअलाइजेशन की बात आती है, ठीक है, इमेजिनेशन की बात आती है, तो द ऑथर माइट डिस्क्राइब द सीन इन टर्म्स ऑफ ऑल फाइव सेंसेस, कि आप जब उसको पढ़ रहे होगे तो जो चीजें हैं, वो जो सीन है आपके दिमाग में अपने आप आने लगेगा, ठीक है। तो इट कैन बी फाउंड इन फिक्शन, पोएट्री, एडवर्टाइजिंग जर्नल एंड डायरी राइटिंग। और लास्ट में जब हम नैरेटिव राइटिंग की बात करते हैं, कथात्मक लेखन की बात करते हैं, द पर्पज ऑफ नैरेटिव राइटिंग इज टू टेल अ स्टोरी वेदर दैट स्टोरी इज रियल और इमेजिनरी, कि कथा लेखन का उद्देश्य कहानी बताना, चाहे वो वास्तविक हो चाहे काल्पनिक हो, ठीक है। कथा शैली के टुकड़ों में पात्र होंगे, ठीक है, और कथा के माध्यम से पाठक सीखता है, पाठक का मतलब है बच्चे सीखते हैं, ठीक है, कि अलग अलग स्टोरी, जो स्टोरी है उसमें अलग अलग कैरेक्टर है, उनके साथ क्या होता है, कैसे होता है। और नैरेटिव राइटिंग कैन बी फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ नॉवेल्स, डायलॉग, पोएट्रिक, बायोग्राफीज एंड स्टोरी। तो इन चीज़ों में जो है नैरेटिव राइटिंग पाई जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो राइटिंग के अलग अलग कौन कौन से टाइप्स हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका पहला स्कूल उसका घर होता है। उसके पहले टीचर उसके पेरेंट्स होते हैं। स्कूल में फॉर्मल एजुकेशन लेने से पहले बच्चा घर में भी काफ़ी कुछ चीज़ें सीख जाता है। बहुत सारे बच्चे हैं अल्फ़ाबेट्स सीख जाते हैं, उनके सामने कोई बुक रख दो तो उसके अल्फ़ाबेट्स बच्चे पहचान जाते हैं। बच्चों को ये पता होता है कि लिखते कैसे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं। तो मतलब क्या है, मतलब कि स्कूल जाने से पहले भी बच्चा घर में काफ़ी कुछ सीख रहा है। तो इसलिए हम बच्चों को उस टाइम क्या कहते हैं, एमर्जेंट लिटरेट हम बच्चों को बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको ये मतलब धीरे धीरे और इस पिक्चर को देख कर भी समझ में आ रहा होगा कि एमर्जेंट लिटरेसी क्या है। तो इस वीडियो में हम इसकी मीनिंग की बात करेंगे, इम्प्लीकेशन की बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ इमरजेंट लिटरेसी, उभरती साक्षरता का क्या अर्थ है। तो दिस अकर फ्रॉम बर्थ अंटिल बिफोर द बिगनिंग ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, की यह जन्म से लेकर और औपचारिक शिक्षा की शुरुआत से पहले तक, मतलब स्कूल जाने से पहले तक होता है। एमर्जेंट लिटरेसी अगर इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, की उभरती हुई साक्षरता पढ़ने और लिखने के प्रारंभिक चरण में होती है। तो हम देखते हैं कि जब बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है तब तक उसको काफ़ी कुछ चीज़ें आ चुकी होती है। घर में बच्चा अल्फ़ाबेट्स को पहचान जाता है, वो 1 2 3 4 ये भी बोल लेता है, ठीक है, इसको भी लिख लेता है कई बार। तो
तो बच्चों की काफ़ी सारी जो एजुकेशन होती है अर्ली स्टेज की, वो घर पर ही हो जाती है। तो emerging literacy includes the knowledge, skill and attitude that a child develops in relation to reading and writing इन द अर्ली पीरियड ऑफ चाइल्डहुड की। उभरती हुई साक्षरता की जब हम बात करते हैं तो इसमें वह ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण शामिल है जो एक बच्चा बचपन की प्रारंभिक अवधि में पढ़ने और लिखने के संबंध में विकसित कर लेता है। और कहाँ करता है ये जो है बच्चा? घर में ही, क्योंकि उसके चाहे मदर हैं, फादर हैं, वो भी बच्चों को काफ़ी कुछ सिखाते हैं। तो स्कूल जाने से पहले भी बच्चा काफ़ी कुछ चीज़ें सीख लेता है। तो जब बच्चा पैदा होता है धीरे धीरे बड़ा होता है तो बोलना सीखता है, ठीक है, फिर धीरे धीरे अलग अलग जो अल्फ़ाबेट्स हैं, अक्षर है, उसको पहचानना सीखता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो एक छोटा बच्चा क्या है, एमर्जेंट लिटरेट है। तो जो वो चीज़ें सीख रहा है, जो पढ़ रहा है, वही क्या है? एमर्जेंट लिटरेसी है, उभरती साक्षरता। एग्जाम्पल के लिए अ चाइल्ड कैन बिगिन टू राइट और ड्रॉ थिंग, कि हम इस स्टेज पे देखते हैं बच्चा धीरे धीरे लिखना शुरू कर देता है, ठीक है, चित्र को ड्राइंग करता है, ठीक है, होल्ड अ बुक, बुक को पकड़ता है, एंड रिकॉग्नाइज सम लेटर्स एंड सम टाइम देयर साउंड, कि बच्चा, हम देखते हैं कि छोटी धीरे धीरे जब पेन पेंसिल पकड़ना सीखता है तो फिर लिखना लगता है, ठीक है। और उसके बाद लिखता कैसे? पहले इधर गोले गोले बनाता है, फिर धीरे धीरे करके जब उसकी जो फिंगर्स है, फिंगर्स आई फिंगर्स और कोऑर्डिनेटर ठीक होती है, ठीक से पेंसिल पकड़ना सीखता है, तो धीरे धीरे अल्फ़ाबेट्स लिखने लगता है, चित्र बनाना शुरू कर देता है, किताब पकड़ लेता है और कुछ अक्षरों को किताब में तो कभी कभी पहचान भी लेता है, ठीक है। इसके अलावा इट इंक्लूड्स एस्पेक्ट्स सच एज ओरल लैंग्वेज, कि बच्चा बोलना सीखता है, बेसिक अल्फ़ाबेट नॉलेज, उसको बेसिक अल्फ़ाबेट है उसके बारे में पता होता है, प्रिंट अवेयरनेस, प्रिंट अवेयरनेस का मतलब क्या है? प्रिंट अवेयरनेस का मतलब है कि जो प्रिंटेड सामग्री, ठीक है, चाहे बुक्स देखता है, तो बुक्स देखकर जो उस पे वर्ड्स लिखे होते हैं तो उनको जो अल्फ़ाबेट है उसको आइडेंटिफाई कर लेता है। बच्चे को ये पता होती है कि बुक में जो लिखने का तरीका होता है वो लेफ्ट से राइट होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रिंट अवेयरनेस। एंड अर्ली फोनोलॉजिकल अवेयरनेस भी होती है, ध्वनियों का भी बच्चों को ज्ञान होता है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें बच्चा स्कूल जाने से पहले घर में सीख जाता है। अब अगर इसके हम कंपोनेंट की बात करें कि कंपोनेंट ऑफ इमर्जेंट लिटरेसी की उभरती साक्षरता के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे ओरल लैंग्वेज से, क्यों? और ओरल लैंग्वेज स्किल, क्योंकि बच्चा घर में काफ़ी हद तक अच्छे से बोलना, समझना, अपनी बातों को बताना सीख जाता है। तो द डेवलपमेंट ऑफ वोकेबलरी एंड ओरल कम्युनिकेशन लेड द फाउंडेशन फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। और इसी की वजह से जब बच्चा स्कूल में जाता है तो उसको सीखने में इतनी परेशानी नहीं होती, क्योंकि बच्चे का जो बेस है काफ़ी हद तक घर में ही तैयार हो चुका होता है। फिर फोनोलॉजिकल अवेयरनेस की बात करें, द एबिलिटी टू रिकग्नाइज द साउंड ऑफ लैंग्वेज इंक्लूडिंग अर्ली फोनोमिक अवेयरनेस, कि बच्चों को अलग अलग जो ध्वनियाँ हैं, ठीक है, उसको भी पहचानने लगता है, उसको भी बच्चे को उसका ज्ञान होने लगता है, ठीक है। तो कंपोनेंट क्या हो गए? ओरल लैंग्वेज स्किल, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, की बोलना भी बच्चों को आ जाता है, ठीक से बोल लेते हैं, अपने बातों को बता लेते हैं। और फोनोलॉजिकल अवेयरनेस भी आ जाती है उनको, कि ध्वनि की जागरूकता है, ध्वनियों को पहचानने लगते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं प्रिंट अवेयरनेस, जैसे मैंने अभी बात की कि अंडरस्टैंडिंग द कन्वेंशन ऑफ प्रिंट सच है रिकग्नाइजिंग लेटर्स एंड अवेयरनेस ऑफ द लेफ्ट टू राइट डायरेक्शनलिटी ऑफ रीडिंग, कि इनको पता होता है कि बच्चों को अक्षरों को पहचान जाते हैं प्रिंट मटेरियल में। और मतलब अल्फ़ाबेट्स को पहचान जाते हैं, उनको पता होता है कि लिखने का तरीका जो होता है वो लेफ़्ट से राइट होता है। इसके अलावा लिटरेसी रिलेटेड बिहेवियर, कि ऐसी गतिविधियों में संलग्न होना जो पुस्तकों और पढ़ने में रुचि को बढ़ावा देता है, जैसे पढ़ने का नाटक करना। कई बार जो बच्चा छोटा होता है और टीचर टीचर खेलता है या उसके हाथ में बुक होती है तो ठीक है, तो उसका पन्ना पलटने लगता है, मतलब एक तरह से पढ़ने का नाटक करने लगता है। यहाँ पर प्रिटेंड रीडिंग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद लिखित भाषा के बारे में प्रश्न पूछना, अगर उसको सामने कुछ रिटन मटेरियल दिखता है अल्फ़ाबेट तो पहचान जाता है, ठीक है, लेकिन पूरा वर्ड नहीं उस टाइम उसको पता होता, तो फिर बार बार पूछता है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो ये सब क्या हो गए? कंपोनेंट ऑफ इमर्जेंट लिटरेसी के, जो अक्सर हम छोटे बच्चों में देखते हैं। फिर अगर हम इसके इम्प्लीकेशन की बात करें कि इसके शैक्षिक निहितार्थ क्या हैं, तो परिवार और समुदाय उभरती साक्षरता को बढ़ावा देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि यही तो बच्चे का पहला स्कूल है और पेरेंट्स ही तो बच्चे के जो पहले टीचर हैं।
बच्चों को पढ़ना, किताबों तक पहुंच प्रदान करना और घर पर साक्षरता समृद्ध वातावरण बनाना प्रारंभिक साक्षरता विकास में योगदान देता है। रीडिंग टू चिल्ड्रन, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू बुक्स एंड क्रिएटिंग अ लिटरेसी रिच एनवायरनमेंट एट होम कंट्रीब्यूट टू अर्ली लिटरेसी डेवलपमेंट। तो ये सारी चीज़ें अगर घर में एक अच्छा एनवायरनमेंट बच्चों को मिले और पेरेंट्स अच्छे हों, को बच्चों को बताएं, बच्चे को समझाएं, चीज़ों को सिखाएं, तो इससे क्या होता है कि बच्चे की जो लिटरेसी होती है स्टार्टिंग की और अच्छी होती है, बच्चा काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने लगता है घर पर ही। Supporting emergent literacy skill in the early years can have a significant impact on the later reading and writing success। कि देखिए, अगर प्रारंभ से ही, स्टार्टिंग से ही घर में बच्चों को बताया जाए, समझाया जाए, तो बच्चा जब स्कूल में जाता है तो अपनी स्किल को और बेहतर बना सकता है। उसको फिर पढ़ने लिखने में इतनी परेशानी नहीं होती। बच्चा फिर अच्छे से लिख सकता है, बोल सकता है, अपनी बातों को बता सकता है। लेकिन ये तब होगा जब घर में भी उसको अच्छे से सिखाया जाए, उसको बताया जाए। और इसके लिए अगर हम प्ले की बात करते हैं, खेल की बात करते हैं, तो बचपन में तो बच्चा खेल खेल में ही काफ़ी चीज़ें सीख लेता है। तो प्ले सर्व्स एज अ नेचुरल एंड इंगेजिंग कंटेक्स्ट फॉर एमरजेंट लिटरेसी। की खेल उभरते साक्षरता के लिए एक प्राकृतिक और आकर्षक संदर्भ में कार्य करता है। इसके अलावा हम देखते हैं काफ़ी सारी चीज़ें, एक्टिविटीज सच स्टोरी टेलिंग, रोल प्लेइंग एंड गेम्स कंट्रीब्यूट टू लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट। की कहानी सुनना, बच्चों को कहानी सुनना बहुत पसंद होता है और फिर जो सुनते हैं उसको बताने की भी कोशिश करते हैं, फिर रोल प्ले करते हैं, कभी पेरेंट्स बन जाते हैं, कभी टीचर बन जाते हैं, ठीक है, कभी एनिमल बन जाते हैं, और खेल जैसी अलग अलग जो एक्टिविटी होती है। तो इससे क्या हो रहा है कि बच्चों की जो लैंग्वेज एंड लिटरेसी है उसका डेवलपमेंट हो रहा है। फिर हम बात करते हैं, साथ ही साथ हमने देखा होगा कि छोटे बच्चे हैं मोबाइल में देखते रहते हैं, इसके अलावा टीवी में भी देखते रहते हैं। तो इससे भी उनको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है, और अच्छे से बोल लेते हैं, चीज़ों को जानते हैं, चीज़ों को समझते हैं। उनको पता होता है कि फ़ोन जो होता है उसको कैसे एक्सेस करना है। तो उनकी जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, काफ़ी चीज़ें तो बच्चा खुद से भी करना सीख जाता है। तो इन इनकॉर्पोरेटिंग अ वैरायटी ऑफ मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग विजुअल है, चाहे ऑडिटरी की हम बात करते हैं, सपोर्ट एमर्जेंट लिटरेसी। तो ये भी एक तरह से बच्चे की जो एजुकेशन हो रही है, बच्चा काफ़ी चीज़ें सीख रहा है। इंस्टिलिंग अ लव फॉर रीडिंग फ्रॉम अर्ली एज इज क्रूशियल। कि अगर कम उम्र से ही बच्चे में पढ़ने के लिए, ठीक है, बुक्स के लिए, सीखने के लिए प्रेम पैदा कर दिया जाए तो आगे के लिए उसके लिए बहुत अच्छा होता है। और क्रिएटिंग पॉजिटिव एंड इंजॉयबल एक्सपीरियंस विद बुक्स हेल्प चिल्ड्रन डेवलप अ लाइफ लॉन्ग अप्रिसिएशन फॉर लिटरेसी। की किताबों के साथ सकारात्मक और आनंददायक अनुभव पैदा करने से बच्चों में साक्षरता के प्रति रुचि जो है, ठीक है, आजीवन बनी रहती है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि इमर्जेंट लिटरेसी क्या है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।